नमस्कार दोस्तों, आज हम अरावली की बात करेंगे। तो देखिए, अरावली पर्वतमाला सामान्य माना जाता है कि अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणी है, विश्व की प्राचीन पर्वत श्रेणी, और यह प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास हुआ था। तो अरावली, तो काल की बात करें तो प्राचीन पर्वत श्रेणी है, प्राचीन पर्वत श्रेणी, और यह गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। गोंडवाना लैंड के अवशेष के रूप में है, जिसको हम कह रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला है। अरावली का नामकरण आड़ावाला से हुआ है। आड़ावाला का हम कहें तो स्थानीय रूप से आड़े वलय के रूप में जाना जाता है। तो आड़ा वलय, अब आड़े वलय के रूप में देखें तो इसका जो विस्तार है कि राजस्थान में कि एक भाग से दूसरे भाग में जब आप जा रहे हो, या हम कहें पूर्व से पश्चिम में जा रहे हो, तो अवरोधक के रूप में अरावली पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है। तो अरावली पर्वतमाला इस प्रकार से कणवत रूप में एक फैली हुई है, जिसको हम कह रहे हैं कि अवरोध के रूप में जानी जा रही है, जिसको हम कह रहे हैं कि आड़ा वलय के रूप में इसको जाना जाता है। अवरोधक के रूप में है कि कोई व्यक्ति दक्षिणी पूर्व से अगर उत्तर पश्चिम में जाना चाह रहा है, तो ऐसी स्थिति में बीच में उसको अरावली पर्वतमाला को पार करना पड़ता है। तो इसको हमने कहा कि यह अरावली है, अरावली आड़े वलय के रूप में। और इसका जो कालखंड रहा है, जिसको हम कह रहे हैं कि प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास हुआ है। साथ ही दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। इसके समानांतर कोई दूसरी पर्वत श्रेणी की अगर हम गणना करते हैं तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत है। अपलेशियन पर्वत जो माना जाता है कि इसका उद्भव काल या इसका जो विकास हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुआ था। तो दुनिया में की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली, और अरावली के समानांतर दूसरी पर्वत श्रेणी जानी जा रही है, उसको हम कह रहे हैं कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। प्राचीन जो ग्रंथों की अगर हम बात करें तो विष्णु पुराण में इसको परिपत्र के नाम से जाना गया है। विष्णु पुराण में हम इसे कह रहे हैं कि परिपत्र के रूप में इसको जाना जा रहा है। साथ ही इसकी औसतन जो आयु है लगभग 650 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है। 650 मिलियन वर्ष पूर्व, 650 मिलियन वर्ष पूर्व इसका विकास हुआ माना गया है। और अरावली को अरब सागर के पिता के रूप में जाना जा सकता है, या हम कहें कि अरब सागर अरावली के पिता की श्रेणी में। तो अरावली का पिता अरब सागर, अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है, अरब सागर, क्योंकि इसका जो विस्तार है वह है अरब सागर होते हुए अंतरिक्ष भाग की ओर चला गया, जिसमें हम कह सकते हैं कि लक्षद्वीप समूह तक इसका विस्तार माना जाता है। औसतन अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किमी है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किमी, जो गुजरात में पालनपुर से शुरू होकर के उत्तरी भाग की बात करें तो यहां दिल्ली, या हम कहें रायलसीना पहाड़ी
रायलसीना पहाड़ी, या कहें राष्ट्रपति भवन, या कहें JNU कैंपस, JNU कैंपस तक इसका विस्तार माना गया है। साथ ही यहां मेहरौली भवन भी है, ठीक है ना। तो JNU भवन हो गया आपका रायलसीना पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन या दिल्ली, ठीक है ना। तो यहां तक इसका विस्तार, कुल लंबाई 692 किमी। इसका 80% भाग लगभग 550 किमी, लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई में राजस्थान में विस्तृत है। और राजस्थान में यह सिरोही से प्रारंभ होती है, राजस्थान में सिरोही से प्रारंभ होकर के यह झुंझुनू तक इसकी कुल लंबाई लगभग 550 किलोमीटर मानी जाती है। वर्तमान में यह पर्वतमाला एक अवशिष्ट भाग के रूप में जानी जा रही है। तो यह पर्वतमाला कैसी है? अवशिष्ट है, जबकि औसत इसकी ऊंचाई 930 मीटर। औसत ऊंचाई की बात करें तो 930 मीटर। और यह राजस्थान के कुल जिलों की बात करें तो कुल जिलों में यह लगभग 13 जिलों में फैली हुई है, लगभग 13 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है। यह राजस्थान को 2 भागों में बांटने का काम करती है। एक हम कहें कि उत्तर पश्चिमी भाग और दूसरा है दक्षिण पूर्वी भाग। दक्षिण पूर्वी भाग में यहां लगभग 42% क्षेत्र इसमें शामिल किया जा रहा है, जबकि इसके दूसरे भाग में या उत्तर पश्चिम की बात करें तो यहां लगभग 58% क्षेत्र शामिल किया जाता है। तो अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांटने का काम कर रही है। पूर्व की ओर लगभग 42% भाग और पश्चिम की ओर की बात करें तो लगभग 58% भाग शामिल है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, तथा न्यूनतम विस्तार की बात करें तो न्यूनतम जो विस्तार है यह अजमेर जिले के अंतर्गत शामिल है। अजमेर तो अधिकतम विस्तार उदयपुर जिले में और न्यूनतम विस्तार जो है आपका वह अजमेर में, अधिकतम उदयपुर जिले में। देखिए, इसके अलावा अरावली के निर्माण की बात करें तो एक समभिन्नति के रूप में विस्तृत है कि इसमें सिंक्लाइन और एंटी सिंक्लाइन का विकास हुआ था, जिसमें अरावली तथा दिल्ली क्रम की श्रेणियां, अरावली तथा दिल्ली क्रम की चट्टानों के भर जाने के परिणाम स्वरूप इसका विकास हुआ है। तथा संरचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो अरावली दहली क्रम की चट्टानों से संबंधित मानी जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि संरचनात्मक दृष्टि से जो अरावली है कौन से क्रम की शैलों से संबंधित है? तो हम कहेंगे कि दहली क्रम की शैलों से संबंधित अरावली की चट्टानें। तो औसतन कुल लंबाई हो गई हमारे पास कि 692 किमी, जो दिल्ली से लेकर के गुजरात पालनपुर तक विस्तृत है। यह राजस्थान को 2 भागों में बांटने का काम कर रही थी, जो एक भाग हो गया आपका दक्षिण पूर्वी और दूसरा हो गया उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग में 58% क्षेत्र को शामिल किया गया है, जबकि दक्षिण पूर्वी भाग में हमारा 42% क्षेत्र शामिल किया जाता है। अरावली को हम 3 भागों में बांटने का काम करते हैं। जब हम राजस्थान को पढ़ेंगे, राजस्थान के संदर्भ में अरावली को पढ़ते हैं तो औसतन अरावली को 3 भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग लेते हैं हम कि अरावली का विस्तार। तो उत्तर में सिंघाना, तो झुंझुनू है, यहां सिंघाना है, सिंघाना से लेकर के
जयपुर की सांभर झील। तो जयपुर में एक सांभर झील तक का क्षेत्र है, यहां हम निशान लगा रहे हैं कि सांभर झील, सांभर तक के विस्तार को हम उत्तरी अरावली के नाम से जान रहे हैं। इस भाग को हम उत्तरी अरावली कह रहे हैं। इस भाग में आपके सिंघाना क्षेत्र आ गया, सिंघाना झुंझुनू का क्षेत्र है। इसके अलावा खंडेला, उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी के बाद में अगर हम बात करें तो देखिए साकंबरी, लोहारगल, रघुनाथगढ़, साकंबरी, लोहारगल, रघुनाथगढ़। देखिए रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें तो रघुनाथगढ़ ऊंचाई चोटी में सीकर में है और 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है। रघुनाथगढ़ के बाद सांगरवा, रेवासा, सांगरवा और रेवासा क्षेत्र, और उसके बाद सांभर झील। तो उत्तरी अरावली में झुंझुनू की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, उदयपुर वाटी की, साकंबरी, लोहारगल, रघुनाथगढ़, सांगरवा, रेवासा की पहाड़ियां जो हैं उनको शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा हर्षनाथ को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। अब यह जिलों के अनुसार बात करें तो देखिए उत्तर में आपके झुंझुनू, सीकर, कुछ भाग दौसा का तथा सांभर जयपुर के क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। यहां प्रमुख पर्वत श्रेणियों के अलावा अन्य जो पहाड़ियां हैं उनमें जैसे पुराना घाट, नाहरगढ़, देखिए इसमें जयपुर क्षेत्र की पहाड़ियों को भी शामिल किया जा रहा है, जैसे झालाना डोंगरी आदि को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। तथा अन्य पर्वत श्रेणियों के रूप में अगर हम कहें कि यहाँ जो एक विशिष्ट भाग है जिसको हम कह रहे हैं कि सांभर झील, उत्तरी अरावली में सांभर झील को हम विशिष्ट भाग के रूप में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि यह जो झील है यह लवण से युक्त झील है, लवण युक्त झील है और इससे नमक बनाने का काम, या हम कहें कि लवण उत्पादक झील के रूप में इसे जाना जाता है। सीकर के क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों को माल खेत की पहाड़ियों के रूप में जाना जा रहा है। यहां हम कह रहे हैं कि माल खेत की पहाड़ियां, या कहें कि अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में हम क्या कह रहे हैं, माल खेत की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। और प्रमुख चोटियों के रूप में रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, इसके अलावा भैरांच, देखिए भैरांच अलवर में, बांबई, बैराठ और खो यह जयपुर में है। तो सबसे ऊंचाई की बात करें तो रघुनाथगढ़ के बाद आपके खो के बाद भैरांच, बांबई और बैराठ पर्वत श्रेणियों, या हम कहें कि इन अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटियां हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र को हम कह रहे हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। तो जयपुर वाले भाग को ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ में क्या है कि देखिए जयपुर के पास में ही, या हम कहें कि एक जोबनेर है और जोबनेर के पास एक ढूंढ पर्वत है। जयपुर में जोबनेर के पास ढूंढ पर्वत है। उस ढूंढ पर्वत के नाम के आधार पर इस क्षेत्र को हम ढूंढाड़ क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो सामान्य अगर हम श्रेणियों की बात करें तो अरावली की औसतन
ऊंचाई 930 मीटर मानी जाती है। और एक और है कि नई कुछ किताबें हैं उनमें, या हम कहें कि एनसीईआरटी के अनुसार जो इनकी ऊंचाई में अंतर हो सकता है। आरबीएसई की काउंटिंग अलग है कुछ, या कुछ संशोधन होते रहते हैं, संशोधन के आधार से भी इनकी ऊंचाई में अंतर आपको मिल सकता है। बुक जो होंगी उनमें भी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो भिन्न भिन्न लेखकों के आधार पर भी इनकी ऊंचाई में अंतर पाया जा सकता है। इसके अलावा आती है अब आपकी मध्य अरावली। देखिए, मध्य अरावली जयपुर पहाड़ियों से शुरू होगी, या हम कहें कि सांबर वाले भाग से शुरू होकर के देवगढ़ राजसमंद तक, देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ राजसमंद। उत्तरी अरावली हो गई आपकी इस प्रकार से, जिसको हम लिख रहे हैं उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। दूसरा लिखा हमने मध्य अरावली, मध्य अरावली। यह जयपुर क्षेत्र से लेकर के देवगढ़ राजसमंद तक के भाग को हम मध्य अरावली के रूप में जान रहे हैं। और अरावली के पश्चिमी भाग में जो क्षेत्र है इसको सांभर बेसिन के नाम से जाना जाता है, सांभर बेसिन। क्योंकि यहां जो नदियां अपवाहित हो रही हैं ये अपना जल ले जा करके सांभर में डाल रही हैं। तो जो नदियां, जो सांभर की नदियां हैं उनके द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, तो यह क्षेत्र सांभर बेसिन के नाम से जाना जा रहा है। जबकि पूर्वी भाग में एक करौली उच्च भूमि है, तो यहां पर आपके करौली उच्च भूमि का क्षेत्र है, करौली उच्च भूमि के रूप में इसको जाना जा रहा है। इसके अलावा यहां मारवाड़ और मेवाड़ उच्च पठार के मध्य, मारवाड़ और मेवाड़ उच्च पठार के मध्य एक मेरवाड़ पहाड़ियां हैं, या हम कहें कि मेरवाड़ पहाड़ी, मेरवाड़ पहाड़ी। मेरवाड़ जो पहाड़ियां हैं यह मारवाड़ मैदान और मेवाड़ उच्च पठार को अलग करने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें, या क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके कई बार कि मेवाड़ उच्च पठार तथा मारवाड़ मैदान का विभाजन कौन कर रहा है? मैदान का विभाजन कौन कर रहा है? तो ऐसी श्रेणी में आप कहेंगे कि मेरवाड़ पहाड़ी या मेरवाड़ की पहाड़ियां जो हैं इसको अलग करने का काम करती हैं। दूसरा, मध्य अरावली की सबसे उच्च जो चोटी है उसको हम कह रहे हैं तारागढ़। तो यहां की सर्वोच्च चोटी हो गई तारागढ़। तारागढ़ अजमेर जिले में है, अजमेर में। और अजमेर में अरावली का सबसे न्यूनतम विस्तार है, अरावली का सबसे न्यूनतम जो विस्तार है अजमेर जिले में। और मध्य अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वह भी आपके अजमेर में। तारागढ़, इसकी जो ऊंचाई है उसको हम कह रहे हैं कि 870 मीटर, कुछ बुक्स में 872 मीटर भी मानी जाती है। तो ये हो गई आपके मध्य अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ सीकर के अंतर्गत है, जबकि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ के रूप में जानी जा रही है। और यह तारागढ़ आपके अजमेर जिले में स्थित है। दूसरा, अरावली का न्यूनतम जो विस्तार है, अरावली का न्यूनतम विस्तार भी अजमेर जिले के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ यहाँ जैसे हम कहें कि दर्रे या नाल के रूप में विकसित है, जैसे स्वरूप घाट, हाथीगुड़ा की नाल, सोमेश्वर, बर, भीलवाड़ा, पीपली आदि जो दर्रे हैं यहाँ अरावली के मध्य में, अरावली एक संयुक्त एक श्रृंखलाबद्ध रूप में नहीं है, अरावली बीच में
टूटी हुई है, और जहां बीच में यह टूटी हुई है उस क्षेत्र में कुछ दर्रों का विकास हो गया है, और इन दर्रों के माध्यम से जो सड़क मार्ग है या रेल मार्ग है या दो क्षेत्रों को जोड़ने वाले कम दुर्गम क्षेत्र हैं, उनके लिए रास्तों का निर्माण किया गया है। अब यहां जैसे आते हैं आपके मेवाड़ पहाड़ियां, भोराट पठार, या हम कहें कि मेवल, देसरो, भाकर, तो कुछ ऐसे क्षेत्रों का विकास होगा जिसको हम कह रहे हैं कि तीसरे रूप में हम जब पढ़ेंगे तो उदयपुर खंड को पढ़ लेते हैं एक बार। उदयपुर खंड, उदयपुर खंड, उदयपुर खंड को हम मेवाड़ पहाड़ियां या भोराट पठार के रूप में भी पढ़ते हैं। मेवाड़ पहाड़ियां या हम कह रहे हैं भोराट पठार। देखिए, मेवाड़ पहाड़ियां या भोराट पठार के रूप में पढ़ेंगे, अर्थात हम कहें कि इस क्षेत्र के अंतर्गत उदयपुर राजसमंद, डूंगरपुर तथा सिरोही को शामिल किया जाता है, जिसको हम उदयपुर खंड के रूप में भी जानते हैं। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में, तो ये उदयपुर है, इसके उत्तरी पश्चिमी भाग की बात करें तो यहां कुंभलगढ़ और गोगुंदा क्षेत्र है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य में एक पठारी भाग है। कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य एक पठारी भाग है, जिसको हम कह रहे हैं कि यह भोराट का पठार है। भोराट का पठार कहां पर है? उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य की उच्च भूमि या पठार, जिसे हम कह रहे हैं कि भोराट के पठार के रूप में जाना जाता है। दूसरा है कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र, तो बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर, इन दोनों के मध्य के क्षेत्र को हम कह रहे हैं कि मेवल। क्या कहा जाता है? मेवल। बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र मेवल, गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य भोराट का पठार स्थित है। उदयपुर खंड की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कह रहे हैं कि जरगा पर्वत। तो इस चीज का याद रखेंगे कि उदयपुर खंड अलग है और यहां की सर्वोच्च चोटी जरगा पर्वत के रूप में जानी जा रही है। जरगा पर्वत, तो उदयपुर खंड हुआ और उदयपुर खंड में जरगा पर्वत है, जिसकी औसतन ऊंचाई की बात करें तो लगभग 1223 मीटर ऊंचाई के अंतर्गत उदयपुर खंड में जरगा पर्वत स्थित है। इसके अलावा यहां देखिए जरगा और रागा पहाड़ियां हैं। जरगा पर्वत है, जरगा तथा रागा के मध्य एक हरा भरा क्षेत्र है। जरगा तथा रागा के मध्य में एक हरा भरा विशाल क्षेत्र है, जिसको हम कह रहे हैं कि देश हरो, अर्थात यहां जो निम्न क्षेत्र है इसको कहा देश हरो, हरा भरा भूभाग, जो किसके मध्य है? जरगा पहाड़ी व रागा पहाड़ी। जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य एक क्षेत्र है जिसको हम कह रहे हैं कि देश हरो। इसके अलावा यहां भाकर, देखिए कि सिरोही के सुदूर, माना कि यहां सिरोही वाला पार्ट्स हो गया, हमने कहा ये सिरोही है। इस सिरोही के पश्चिमी भाग में एक कटक,
पश्चिमी भाग में एक कटक मध्यम ऊंचाई का, जो कटक है मध्यम ऊंचाई का लेकिन ऊबड़ खाबड़ भाग से बना हुआ है, या हम कहें कि ऐसी भूमि जो ऊबड़ खाबड़ एवं तीव्र ढाल युक्त है। सिरोही के पश्चिमी भाग में कटक नुमा ऊबड़ खाबड़ तथा तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र, जिसको हम कह रहे हैं कि यह भाकर कहलाता है। क्या कहलाता है? भाकर। सिरोही के सुदूर पश्चिमी भाग में एक कटक नुमा क्षेत्र जहां ऊबड़ खाबड़ भूमि है तथा उच्च ढाल वाला भाग, या हम कहें कि तीव्र ढाल की भूमि, जिसको हम कह रहे हैं कि उसको भाकर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जयसमंद झील के आगे, या हम कहें कि जयसमंद झील के आगे पूर्व की ओर का भाग, जयसमंद झील के पूर्व की ओर का भाग, यहां एक पठार है और उसको कह रहे हैं हम लासड़िया पठार के रूप में उसको जाना जाता है। तो देखिए